कर दे, ठीक है। वेलकम टू जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सभी बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। सभी बच्चे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। अगले पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। आप इस चैनल के माध्यम से जाइए और देखिए कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो में हम आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में या ग्रेविटेशन होता क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन होता क्या है। तो हमारी पृथ्वी में ऐसी एक शक्ति पाई जाती है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। हमारी पृथ्वी में हमारी एक अर्थ है और इस पृथ्वी में, इस अर्थ में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। और सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का यह गुण ग्रेविटेशन कहलाता है। ग्रेविटेशन समझ में आया सबको कि ग्रेविटेशन क्या होता है? कि हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने आप कुछ समय बाद नीचे आ जाती है। हम किसी भी वस्तु को अगर ऊंचाई पे फेंके, किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकते हैं तो हमारी पृथ्वी में एक शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रख रही है। और ये अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, प्रॉपर्टी रखने वाली जो शक्ति है, जो पावर है, वो ग्रेविटेशन कहलाती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1666 ईस्वी में यह बताया, न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1666 में यह बताया कि ग्रेविटेशन होता क्या है। न्यूटन एक बहुत शरारती बच्चा था और एक बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था तो टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया कि आप क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। तो थोड़ी देर वो क्लास के बाहर खड़ा रहा, लेकिन टीचर जब पढ़ाने में बिजी थे तो उसने सोचा चलो एक काम करते हैं कि वो पूरा स्कूल का चक्कर लगा के आते हैं। तो स्कूल का चक्कर लगाते लगाते जब एक स्कूल में जो पेड़ था सेब का, उस पेड़ के नीचे, सेब के नीचे बैठ गया। और सेब के नीचे, पेड़ के नीचे जब बैठा तो कुछ समय बाद एक सेब गिरा और उसके सर पर लगा। ये आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है और इस इमेज में ये एक बालक है, एक जो न्यूटन है, जो इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो सेब का पेड़ है, जो एप्पल का पेड़ है। उस पेड़ पे के नीचे जब बैठा था तो एक सेब उसके सर पर लगा और जैसे ही उसके सर पर लगा तो पहले तो उसको टीचर ने क्लास में पनिशमेंट दी थी, उसको मारा था। इसके बाद वो जब पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से जब इसके सर पर जब सेब लगा तो इसको और गुस्सा आ गई। तो उसने क्या किया, उसने वो सेब उठाया और उस पेड़ को मारा। और जैसे ही पेड़ को मारा तो उस पेड़ पर लगे हुए जो अन्य फल थे वो भी टूटकर न्यूटन के ऊपर गिरे। तो न्यूटन ने सोचा कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि यदि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो वस्तु तब भी नीचे ही क्यों आ रही है। और इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी पर ऐसी एक शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रख रही है। और ये सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, वो कहलाता है ग्रेविटेशन, वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। अब ग्रेविटेशन होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब हमारी पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रख रही है। हमारी पृथ्वी में ही नहीं, हमारी अर्थ के बाहर भी एक ऐसी शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रख रही है। जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं ये एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित अनुपात में एक ग्रेविटेशन के थ्रू ही तो तभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद सभी ग्रह एक दूसरे से आपस में एक दूसरे के पास ना होते या एक निश्चित दूरी
तय न किए रहे होते। कभी कोई ग्रह कभी कोई प्लैनेट सूर्य के पास चला जाता और कभी कोई प्लैनेट सूर्य से बहुत दूर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो सोलर सिस्टम में हमारा है, उसमें सोलर सिस्टम में जो जितने प्लैनेट हैं सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही वर्क कर रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स। मतलब जितने भी इसमें मान लेते हैं दो आपके M1 और M2 दो प्लैनेट हैं, एक प्लैनेट M1 है, एक प्लैनेट M2 है। न्यूटन ने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, या तो दोनों प्लैनेट, दोनों ग्रह, दोनों पिंड या तो पास पास आएंगे या तो दोनों पिंड दूर दूर जाएंगे। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन का जो लॉ था उन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाले, एक पिंड ए है एक पिंड बी है, किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण या तो दोनों पास पास आएंगे या तो दोनों दूर दूर जाएंगे। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। क्या होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या होती है इनके बीच की दूरी के वर्ग, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। हम दोनों इक्वेशन को अगर मिला दें तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर या F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होगा। यह है न्यूटन जो लॉ है ग्रेविटेशन का, उसमें उन्होंने बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू उन्होंने बताया कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्स ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स विद the force of which directly proportional to the product of the masses and universally proportional of the square of distance। मतलब उन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेश, उनके बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या यूनिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में F प्रोपोर्शनल M1 M2 और या F इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो यही कहता है कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे R स्क्वायर या D स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस मतलब उनके बीच की दूरी, तो यहाँ पे D लिखा हुआ है तो F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ F क्या है, F है ग्रेविटेशनल फोर्स, G क्या है, G आपका जो है ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है, M क्या है M1 M2 जो उसके दोनों मासेस हैं, जो पिंड जो आपका जो है प्लैनेट A है और प्लैनेट B है, तो प्लैनेट A इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, प्लैनेट A का जो मास होगा वो प्लैनेट B का मास होगा, वो आपके M1 M2 है अपॉन D स्क्वायर, जो प्लैनेट A है और प्लैनेट B है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपको D स्क्वायर होगा। इसके बाद है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में दोनों में अंतर है। ग्रेविटी का मतलब ये होता है स्मॉल g की वैल्यू, और स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम ये आपको एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं। दोनों का यूनिट, दोनों का जो मात्रक होगा, दोनों का मात्रा बिल्कुल इक्वल होता है, उसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बेसिक पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, ये आपके सामने 3 इमेज बनी हुई है। इसमें इन थ्योरीज ऑफ क्वांटम ग्रेविटी द ग्रेविटेशन इज द hypothetical quantum of gravity and elementary particles that mediatory of
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें 3 इमेज हैं, एक इमेज ये, 2 3, तीनों अलग अलग जगह पे हैं। अगर हम ये क्या कर रहा है, ये सुपरमैन बन के आकाश में उड़ रहा है, इसमें ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा लगेगा। ये सिंपल आदमी है जो धीरे धीरे चल रहा है। तीसरे आपके जो स्पेस में जाते हैं, जो जो जैसे मून पे जाएंगे या जो रिसर्च में जाते हैं, अदर जो जितने भी प्लैनेट हैं, उनके लिए जो आपका जो ग्रेविटी काम करेगी वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वर्क करेगी। जैसे हम अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर साइंटिस्ट हमारा जो कोई भी अगर रिसर्च करने के लिए अगर मून पे जाएगा, तो अगर उसका वेट अगर 60 kg है, तो मून पे जाने पर, चंद्रमा पे जाने पर उसके वेट में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर जो एक व्यक्ति है, उसका अगर पृथ्वी पर वेट 60 kg है, तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वेट 1/6 रह जाएगा, या कह सकते हैं 10 kg रह जाएगा। ऐसा नहीं। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को ये वीडियो दिखाइए। तथा जवाहर नवोदय का एडमिट कार्ड आ गया है, सभी बच्चे चैनल पे जाकर इस आगे पिछली वीडियो में अब जवाहर नवोदय का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में बताया गया है। सभी बच्चे जवाहर नवोदय की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसमें। अब आपके सामने एक सोलर सिस्टम बना हुआ है, और इस सोलर सिस्टम में सभी जितने भी प्लैनेट हैं, सभी प्लैनेट एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। ये है आपका सोलर सिस्टम, सोलर, जो इसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं, जिसमें अर्थ भी है, मरकरी भी है, वेनिस भी है, या जितने भी ग्रह हैं, जितने भी आपका प्लैनेट है, सभी इसी में सोलर सिस्टम में अट्रैक्ट हैं। लेकिन सभी एक निश्चित ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी अपनी दूरी को घटा बढ़ा नहीं सकता है। यह नहीं कि कभी सन के पास आ गए या सन के बहुत दूर चले गए, ऐसा नहीं होता है। सभी एक निश्चित दूरी में जुड़े हुए हैं, ये एक ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा सभी बच्चों को दिखाइए, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है। और इस पिछली वीडियो में आपको कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है इसके बारे में बताया गया है। चैनल में जाकर आप वीडियो को देखिए, तथा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है आप देखिए, और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सभी बच्चों को शेयर कीजिए। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन के जो थ्योरीज थी, न्यूटन की जो थीसिस थी, उनको बारे में बताने का प्रयास किया, वो थे केपलर। केपलर ने बताया कि 1666 ईस्वी में, 1666 में इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, हाँ हाँ पता मैंने, हाँ 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 हाँ। न्यूटन ने बताया सन 1665 में एक साइंटिस्ट थे केपलर। केपलर ने बताया कि न्यूटन से 45 साल पहले न्यूटन ने बताया था कि हमारी अर्थ में एक ग्रेविटी वर्क करती है। किसका बताया था? न्यूटन ने 1666 में ये बताया था, लेकिन उसके 45 साल पहले एक साइंटिस्ट थे केपलर, ये केपलर हैं आपके सामने, और इन्होंने इस न्यूटन के जो इंग्लैंड के रहने वाले थे उनके 45 साल पहले ही बता दिया था कि हमारी अर्थ में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी पावर है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। और उन्होंने बताया, न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन ने क्या बताया कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, न्यूटन ने भी बताया था, अभी आपको बताया था कि न्यूटन ने बताया कि दो आपके प्लैनेट हैं, एक मान लेते हैं एक अर्थ है, दूसरा मून है, एक अर्थ है एक मून है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा F2 लगेगा, दोनों पर मास, इस पर मास M1 है, इस पर मास M2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो पिंड हैं, दो प्लैनेट हैं, और दोनों पिंडों पर या तो कोई दोनों पास पास आएंगे या तो दोनों दूर दूर जाएंगे। तो किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल,
उनके आवेशों, उन पर एक उनके द्रव्यमान, इस पर एक मास है और इस पर एक मास है, उनके जो द्रव्यमान है, उनके जो मास है, उसके गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा, या F प्रोपोर्शनल m1 m2 इक्वेशन नंबर 1, या उनके बीच में जो डिस्टेंस है F इनवर्स प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। और दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा F इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, तो क्या हो जाएगा F यूनिवर्सल प्रोपोर्शन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या F प्रोपोर्शनल F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपके सामने एक फॉर्मूला प्राप्त होगा कि F1 F2 या F1 F2 को केवल F भी मान सकते हैं, F1 F2 इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे m1 m2 क्या है, वो दोनों पिंडों के जो प्लैनेट हैं उनके मास हैं, G क्या है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और R क्या है, R है आपके दोनों पिंडों, दोनों प्लैनेट के बीच की दूरी। और एक नया फॉर्मूला आपके सामने प्राप्त होगा, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक फॉर्मूला होता है इसका कि F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हेनरी कैवेंडिश नामक एक साइंटिस्ट थे, एक इमेज के माध्यम से, ये हेनरी कैवेंडिश हैं, और हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जितने भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वैल्यू। जो हेनरी कैवेंडिश थे, हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि एक हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू है, और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो वैल्यू होगी उसे G से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी जो वैल्यू होती, और इसको किस ईयर में जो है डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1798 में कैवेंडिश ने बताया कि कैपिटल G की भी एक वैल्यू होती है, और ये कैपिटल G की जो वैल्यू होती है उसे 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर में जो G की वैल्यू थी वो की थी 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, और इसकी मात्रक होता है, इसका जो है यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगली वीडियो में आपको इसी चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए पिछली वीडियो में जाकर उस वीडियो के माध्यम से आप कैसे डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। सभी बच्चे उस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा अच्छे तरीके से आपका जो आपका 25-26 दिन का समय है पेपर का, उसमें इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।